गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर इंडिगो। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस थे जिनके मीनिंग हमें बताने थे अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, जिसमें हम बच्चों पहला फ्रेज क्या आ जाता है, अर्ज द डिपार्चर। अर्ज द डिपार्चर का मतलब है इंसिस्ट ऑन द गोइंग अवे ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। यानी कि अर्ज द डिपार्चर यानी कि अगर आप चाह रहे हैं किसी को जानबूझ करके अपने घर से या फिर अपने देश से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड अर्ज द डिपार्चर। जैसे कि गांधी जी चाह रहे थे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना। इसका मतलब हो गया इंसिस्ट ऑन द गोइंग अवे, यानी कि ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया, जोर लगाया। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड था बच्चों कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। जब हम कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ड्यूटीज में फंस जाते हैं कि कौन सी ड्यूटी को हम पहले प्रेफरेंस दें या फिर ज्यादा महत्व दें। ठीक है, तो उसको कहेंगे बच्चों हम ड्यूटीज के बीच में जब फंस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हमारे पास ऑब्लिगेशन होता है कि हमें ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, फिर हम उस बीच में पिस जाते हैं, फंस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। थर्ड था हार्बर अ मैन लाइक मी। हार्बर अ मैन लाइक मी का मतलब होता है मुझ जैसे व्यक्ति को क्या करना, शरण देना। ठीक है, और लास्ट था बच्चों सी का प्रॉप, यानी कि किसी का सहारा लेना, सपोर्ट लेना, इज कॉल्ड ट्राई टू फाइंड सपोर्ट और असिस्टेंस। तो दीज वर द एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। इनमें से क्या ट्रू नहीं था उसे हमें क्या करना था, नेग्लेक्ट करना था, हटाना था। तो राजकुमार शुक्ला वॉज इनमें से राजकुमार शुक्ला क्या थे बच्चों, वो एक इंडिगो शेयर प्रॉपर थे। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारों को हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था राजकुमार शुक्ला वॉज, अगेन इनमें से क्या थे, वो पुअर थे, फिजिकली स्ट्रांग वो नहीं थे, दैट्स व्हाई वी डिस्कार्डेड इट। इलिटरेट भी वो थे, तो पुअर इलिटरेट थे, दिस इज द राइट, एंड फिजिकल स्ट्रांग विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। क्यों राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया था, रेजोल्यूट इसलिए कहा गया था, रेजोल्यूट का मतलब था बच्चों कि वो अपने फैसले को लेकर क्या थे, अटल थे और अडिग थे। ठीक है, वो वापस जाना नहीं चाहते थे जब तक कि गांधी जी उनके साथ वहां नहीं चलते, चंपारण नहीं चलते और उनकी परेशानियों को नहीं समझते। ठीक है बच्चों, तो राजकुमार शुक्ला is described as being resolute because even after being told about the prior engagements of Gandhi at कानपुर, जबकि उन्हें बता दिया गया था कि गांधी जी अभी चंपारण आने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऑलरेडी पहले से ही कुछ एंगेजमेंट्स हैं जिस वजह से उन्हें कानपुर जाना पड़ेगा, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे विभिन्न भागों में भी उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने हार नहीं मानी, ही कंटिन्यूज, वो गांधी के साथ चलते रहे, साथ साथ उनका साथ निभाते रहे। ही परसिस्टेंटली आस्क्ड गांधी टू फिक्स अ डेट, और बार बार वो गांधी जी को एक डेट फिक्स करने के लिए भी आग्रह करते रहे। और जब आखिरकार गांधी जी ने उनके इस दृढ़ निश्चय को देखा कि वो हर जगह उनके साथ आ रहे हैं, इस डिटर्मिनेशन की वजह से गांधी जी ने उनके साथ चंपारण आने के लिए हामी भर दी। दैट्स व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड एज अ रेजोल्यूट पर्सन। Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? आपको क्यों ऐसा लगता है कि गांधी को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में एक पीजेंट की तरह, एक किसान की तरह ही ट्रीट किया गया जैसे कि राजकुमार शुक्ला को ट्रीट किया गया था? जिसका आंसर है बच्चों, गांधी वॉज अ वेरी सिंपल एंड हम्बल मैन। वो हमेशा कैसे ड्रेस रहते थे, धोती पहने रहते थे, जस्ट बिल्कुल सिंपल रहते थे। बाकी लीडर्स की तरह वो बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में वो बिलीव करा करते थे। दैट्स व्हाई ही वाज लुकिंग जस्ट लाइक राजकुमार शुक्ला। और क्योंकि सर्वेंट्स को लगता था कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब पीजेंट है, शायद गांधी जी उसके साथ आए हैं तो वो भी वही होंगे, इसलिए वो उसको ट्रीट करते हैं एक अनदर पीजेंट की तरह। ठीक है बच्चों, ये आंसर भी आप लोगों को क्लियर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण आने से पहले कौन कौन सी जगहों पे जाते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले वो कानपुर पे जाते हैं, उसके बाद अपने आश्रम विजिट करते हैं अहमदाबाद में, देन कलकत्ता, फिर पटना, देन मुजफ्फरपुर, और एट द एंड ही रीच्ड चंपारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया था।
अगला क्वेश्चन था व्हाई डिड द पीजेंट्स पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एट रेंट, कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में क्या दिया करते थे, व्हाट डिड द ब्रिटिश वांट इंस्टेड एंड नाउ, अब उन्हें क्या चाहिए था ब्रिटिशर्स को, और सिंथेटिक इंडिगो के आने से नेचुरल इंडिगो को क्या फर्क पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जानते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और चंपारण के शेयर क्रॉपिंग पीजेंट्स के बीच में, कि उन्हें अपने लैंड का 15% पार्ट में क्या करना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, दैट वाज कंपल्सरी। ठीक है, और उसको उसका सारा शेयर किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, खुद के पास कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा एज अ रेंट। ठीक है, बाद में बच्चों वो बात अलग है कि जब जर्मन्स ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया था तो उनका वो इंडिगो किसी काम का नहीं रहा, फिर बल्कि इवन उसके प्राइसेस बढ़ चुके थे, लेकिन उनको मुआवजे के रूप में कुछ भी दिया भी नहीं गया। दैट्स व्हाई द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस थिंग। क्लियर है बच्चों? Students, next question was the events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या पता चला? ठीक है, इंडिगो चैप्टर में हमें क्या बताया गया है बच्चों, एक तो हमें चंपारण का इंसिडेंट हमें बताया गया कि आखिरकार चंपारण में क्या हुआ था। दूसरा हमें ये जानने को मिला कि आखिरकार गांधी जी ने ये उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, ये जो लड़ाई थी अंग्रेजों को बाहर निकालने की, ये शुरू कहां से हुई, तो ये शुरू होती है बच्चों चंपारण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज है, कह सकते हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है ये पता होना कि जो इतना बड़ा युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ, ये शुरू हुआ था चंपारण और चंपारण के किसानों के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि क्या तौर तरीके थे गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के। ठीक है, किस तरह से नॉन कोऑपरेशन, साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीजों का वो क्या किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, ये उनके वेपन्स हुआ करते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। दीज वर द वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे देयर आर मेनी इंस्टांसेस, जिससे हमें पता चलता है कि गांधी का जो आइडिया है नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह का, उसको वो अपने एक्शंस में भी फॉलो किया करते थे। जैसे कि एक इंस्टांस का एग्जांपल बताते हुए कहते हैं कि गांधी ने रिफ्यूज कर दिया था कोर्ट का ऑर्डर। यहां पे क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन, कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तुम कितना भी कहते रहो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ये नॉन कोऑपरेशन का एग्जांपल हो गया साफ साफ। और जब उन्हें चंपारण जाने के लिए भी, चंपारण से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, ऑर्डर्स दे दिए गए थे, उसको भी वो क्या करते हैं, मानते नहीं है उन ऑर्डर्स को, और चंपारण में रह के ही अपने युद्ध को, अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश रूल। Besides that, Gandhi's protest against the delay of the court proceedings is also an instance of his belief in civil disobedience, क्योंकि जो कोर्ट अपना डिसीजंस को क्या कर रही थी, प्रोसीडिंग्स को बहुत लंबा खींच रही थी ताकि गांधी जी ज्यादा समय के लिए जेल के अंदर ही बंद रहें। तो इसका प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, पुरजोर इसका विरोध किया। तो ये भी आप लोगों को क्या बताता है, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में गांधी जी की हमें एक झलक दिखाता है। Furthermore, Gandhi does not falter to plead guilty in front of the court. वो अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, he accepts the guilt. वो गलती मानते हैं, बट साथ ही साथ ये भी एक रैशनल केस, एक रैशनल रीजन उनके सामने प्रोवाइड करते हैं कि क्यों why he had disobeyed the law, क्यों उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। For him, truth is above everything. सबसे बड़ी बात है, हम सब जानते हैं बच्चों कि गांधी जी के दो ही सबसे बड़े हथियार थे, दैट वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा उनके सबसे बड़े हथियार थे, और सत्य को सब चीजों से ऊपर रखा करते थे। वो कहते थे हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, यानी कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखना बहुत महत्वपूर्ण था अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर भी आप लोगों को क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की व्हाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, की जो 25% का रिफंड पे ही गांधी जी क्यों सेटलमेंट घोषित कर देते हैं, क्यों सेटल हो जाते हैं, क्यों वो 50% की डिमांड नहीं करते, क्यों वो 100% की डिमांड नहीं करते। तो उसके पीछे हमने देखा था बच्चों, एक बार आंसर डिस्कस कर लेते, देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन टू यू। फॉर गांधी इट वाज नॉट द मनी बट द प्रिंसिपल्स दैट वर ऑफ utmost importance. He believed that they were very fact that the British landlord surrender was of more significance than the percentage of रिवंट, कि गांधी जी के लिए लड़ाई पैसे की लड़ाई नहीं थी, मनी की लड़ाई नहीं थी। ठीक है, ये लड़ाई थी बच्चों गांधी जी के सिद्धांतों की, जिन सिद्धांतों की वजह से उन्होंने
इस लड़ाई को जीता भी था। और वो सिद्धांत क्या थे बच्चों? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, और उससे ऊपर बढ़कर थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जिसको कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग बच्चों ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि हमें कितना मनी देकर मामला सेटल किया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने अपनी हार मान ली थी शेयर क्रॉपिंग पीजेंट्स के सामने। चंपारण के जो गरीब किसान थे उनके सामने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स झुक चुके थे। ये सबसे बड़ी बात थी। रिफंड से भी बड़ी बात उनके लिए ये थी, वो चाहते थे कि पुअर फार्मर्स को रियलाइज हो कि हमारे भी कुछ हक हैं, हमारे राइट्स हैं, और अगर हम उनके लिए लड़ते हैं पूरी मेहनत के साथ और पीछे नहीं हटते तो हमारी विजय भी हो सकती है, और जो कि होता है। और फिर उनको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, और जो एक डर था बच्चों, डर का माहौल था पीजेंट्स के मन में कि हम कभी भी इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ना तो कोई आवाज उठा सकते हैं, ना कोई हमारी सुनने वाला है, और ना हमारी कभी जीत हो सकती है। ये डर भी उनके अंदर से खत्म हो जाता है, और यही चाहते थे गांधी जी। Therefore, although he had initially quoted, क्योंकि इस वजह से उन्होंने शुरुआत में तो 50% का डिमांड की होती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स 25% पे ही सरेंडर कर दे रहे हैं, तो वो 25% पे ही रजामंद हो जाते हैं। His decision was proved right when years later, उनका ये डिसीजन सही भी साबित होता है। हो सकता है बच्चों उस वक्त कुछ पीजेंट्स, कुछ लोग उनसे नाराज हुए हों कि उन्होंने 25% पे ही क्यों सेटलमेंट कर ली, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप रिजल्ट देखने को मिलता है जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वहां से उनके एस्टेट्स यानी कि जो उनकी जमीनें होती हैं उनको सदा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। दे लेफ्ट देयर एस्टेट्स फॉर एवर, पुटिंग एन एंड टू द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और इससे जो शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था थी वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यही विजन था महात्मा गांधी का। वो दूर की सोचा करते थे, और इसीलिए बच्चों वो इतने महान थे। इनको ग्रेट महात्मा गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे थे कि अभी हमें पैसा मिल जाए, मुआवजे का पैसा मिल जाए। उनकी थिंकिंग बहुत दूर की थी, और उनकी इसी थिंकिंग की वजह से बच्चों ब्रिटिशर्स वहां से भी चले जाते हैं। उनके सारे स्टेट्स, उनकी जितनी भी जमीनें थी वो छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन था, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, और किस तरह से ये एपिसोड जो उनकी लाइफ में घटित होती है, घटना, ये किस तरह से पीजेंट्स के माइंडसेट को या फिर वे ऑफ थिंकिंग को या फिर रहने के तरीके को भी बदल देती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बच्चों, ये बहुत गहरी चोट करती है एक तो ब्रिटिश सरकार पे, और साथ ही साथ जो वहां चंपारण के पीजेंट्स थे उनके कॉन्फिडेंस को क्या करती है, बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती है। मोरल उनका बूस्ट करती है। उनके अंदर ये एक भावना पैदा हो जाती है कि उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हक है, और उनके भी कुछ अधिकार है, और उन्हें इस डर के माहौल में जीने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों? और साथ ही साथ गांधी जी और भी क्या चीजें बदलाव उनके लाइफ में लेके आते हैं कि वहां विलेजेस में जब वो देखते हैं कि इन विलेजेस की हालत सिर्फ और सिर्फ इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था ये ही वहां की मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहां की मेन प्रॉब्लम वहां की लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर आल्सो प्रिवेलिंग ओवर देयर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं 6 विलेजेस में। साथ ही साथ वो क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे टीचर्स जो उनके कांटेक्ट में होते हैं उनको आग्रह करते हैं कि वो चंपारण में आए और वहां पे फ्री सर्विस वॉलंटियर्स करें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है? और साथ ही साथ वो डॉक्टर्स को भी इनवाइट करते हैं कि डॉक्टर्स वहां आए और वहां की हेल्थ केयर कंडीशंस को सुधारें। और साथ ही साथ बच्चों उनकी जो वाइफ थी गांधी जी की, कस्तूरबा बाई, वो भी वहां आती हैं और वहां के सैनिटेशन का, जनरल सैनिटेशन का और जो पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान देती हैं, उसको भी इंप्रूव करती हैं। तो ये सारे बदलाव आते हैं बच्चों इस इंसिडेंट के बाद, या फिर हम कह सकते हैं ऑन अराइवल ऑफ गांधी जी इन चंपावत। गांधी जी के चंपावत में आगमन के बाद ये सारे बदलाव चंपारण के किसानों के जीवन में आ जाते हैं। आई होप बच्चों यहां तक सभी को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? गांधी जी इस बात को क्यों कहते हैं कि जो चंपारण का इंसिडेंट था वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। गांधी जी considered the Champaran episode to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle. ठीक है, क्योंकि बच्चों इसलिए सिर्फ कहते हैं टर्निंग पॉइंट कहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं
कि जो ये लड़ाई थी गांधी जी की, उसका ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन चंपारण वाले इंसिडेंट के बाद ये ग्राफ बच्चों बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि यहां पे गांधी जी खुद क्या नई चीजें सीखते हैं। एक तो नॉन कोऑपरेशन सीख लेते हैं। सीखते हैं क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अंग्रेजी सरकार को इसके सामने झुकना पड़ता है। और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस। क्लियर है बच्चों? विच हैड ट्रायम्फ्ड, जिसकी क्या हुई थी, ट्रायम्फ का मतलब होता है बच्चों विजय, जिसकी विजय होती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं, गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया होता है और ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, कुड गो, और उन्हें लगता है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल में यानी कि आजादी के संघर्ष में बहुत आगे तक उनका सपोर्ट कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। मोreover ही हैड सक्सीडेड इन मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और साथ ही साथ उन्होंने वहां के किसानों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागृत कर दिया था। एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट, साथ ही साथ उनमें एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया था। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट एज द टर्निंग पॉइंट इन हिज स्ट्रगल। दिस सक्सेस thus proved द इफेक्टिवनेस ऑफ गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। इससे गांधी जी को खुद को यह लगा कि जो मेरा मेथड है नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन का, वो एकदम सही है और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज स्ट्रगल। इज इट क्लियर? इसको नोट करें बच्चों फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, कि गांधी जी शुरुआत में लॉयर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाए, यानी कि अपनी और अपनी बात कैसे मनवा पाए। इन्फ्लुएंस को आप कुछ ऐसे समझिए कि उनको अपनी बात कैसे मनवा पाए, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों, शुरुआत में लॉयर्स क्या कर रहे थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी और उनके पीजेंट्स के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, बल्कि अगर सपोर्ट कर रहे थे तो उसके लिए दे वर चार्जिंग वेरी हैवी फीस। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी फीस वो चार्ज कर रहे थे, जो कि वहां के गरीब किसान दे नहीं सकते थे। तो इसके लिए गांधी जी क्या हथकंडा अपनाते हैं और कैसे उनको अपने फेवर में लेते हैं, तो आइए चलिए जानते हैं इस आंसर में। गांधी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। हम सब जानते हैं कि गांधी जी लेटर ऑन उनको इन्फ्लुएंस कर पाए थे, भले ही शुरुआत में वो गांधी के साथ में नहीं आ रहे थे। थ्रू हिज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है बच्चों, अपना दृढ़ निश्चय, क्योंकि गांधी जी इस बात का निश्चय कर चुके थे, और जिसका निश्चय गांधी जी कर लेते थे उसको वो अचीव करके ही रहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में सब जानते ही हैं। अर्नेस्टनेस, यानी कि वहां के लॉयर्स ने भी गांधी जी की ईमानदारी को देखा और क्या किया, समझा, और उससे वो सब काफी ज्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए। एंड पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग, यानी कि वो हमेशा उचित रूप से उनसे प्रश्न पूछते रहे कि अगर आप इनसे ऐसी रकम क्यों ले रहे हैं, और अगर इनका सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बाद में जब वो वापस जाने की बात करते हैं तो उस पर गांधी जी ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैं जेल में हूं और आप भी वापस अपने घरों में चले जाते हैं, तो इन गरीब किसानों की सहायता कौन करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ पूछ के गांधी जी उनको आखिरकार इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं। गांधी री अप्रोच, मतलब गांधी जी बार बार उनके पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। कहां के लॉयर्स थे बच्चों, मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहां के लॉयर्स को, फॉर चार्जिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे एज अ फीस ले रहे थे पीजेंट से। लेटर द लॉयर्स फ्रॉम बिहार ओपाइन दैट दे वुड रिटर्न टू देयर ओन प्लेसेस। बाद में उन्होंने एक मत बनाया कि वो अपने घरों में चले जाएंगे अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजनमेंट आफ्टर द गांधीज इम्प्रिजनमेंट। बट गांधी मेड देम रियलाइज, पर गांधी ने उनको रियलाइज करवाया कि अगर आप लोग वापस चले जाते हैं, और ये कितनी बुरी बात होगी कि एक बाहर का इंसान, एक बाहरी शख्स जो कि कहां से, गुजरात से आकर के आपके प्रदेश के किसानों के खिलाफ, दबे कुचले किसानों की आवाज उठाने के लिए लड़ रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए। तो यहां से बच्चों क्या होते हैं, जो लॉयर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा गांधी जी की बातों से। सो दे एग्री टू फॉलो हिम टू जेल, और वो एग्री कर जाते हैं कि अगर आपको जेल में डाला जाएगा तो हम भी आपके साथ जेल चलेंगे। गांधी ऑल्सो कन्विंस द लॉयर्स नॉट टू सीक सपोर्ट फ्रॉम एन इंग्लिशमैन एंड बी सेल्फ रिलायंट। और बाद में आपको याद होगा बच्चों, लॉयर्स क्या कह रहे थे, एक इंग्लिशमैन जो कि गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर बन चुका था, उसका हेल्प लेने, उसकी सपोर्ट लेने की बात कर रहे थे, लेकिन उसको गांधी जी क्या करते हैं, सिरे से नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि हमें किसी भी फॉरेन एजेंट या फिर किसी फॉरेन इंग्लिशमैन की हेल्प लेने की अपने स्ट्रगल के लिए आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही इतने काबिल हैं कि हम अपना स्ट्रगल खुद कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उन्होंने उन्हें सिखाया कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं लेना, और क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना सिखाया। क्लियर है बच्चों? सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर।
आई होप ये आंसर आप सभी को क्लियर है बच्चों। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule। यानी कि जो एवरेज इंडियन थे, यानी कि नॉर्मल जो इंडियन भारतीय लोग थे, उनका क्या एटीट्यूड, क्या नजरिया था, ठीक है, किसको लेकर के बच्चों? एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो इसको समझिए, एडवोकेट्स यानी कि जो वकालत किया करते थे, किसकी? होम रूल की वकालत किया करते थे। होम रूल का मतलब हो जाता है बच्चों, होम रूल मीन्स दोज हु आर सपोर्टिंग द सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि खुद की सरकार। क्लियर बच्चों? सेल्फ गवर्नेंस यानी कि हम ये भी समझ सकते हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करते थे, स्वतंत्र होने की बात करते थे, उनका साथ देने के लिए एक एवरेज इंडियन बहुत ज्यादा घबराया करता था। क्यों घबराता था बच्चों? क्योंकि उसको डर था ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार के पनिशमेंट का उसे डर सताता था। इसलिए वो ऐसे होम रूल के जो एडवोकेट्स हुआ करते थे, उनका मन ही मन तो वो सपोर्ट करते थे बच्चों। हर कोई चाहता था कि हमारा देश आजाद हो, लेकिन ओपनली खुलकर सामने आकर के वो सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रिटिशर्स उनको क्या कर सकते हैं, बहुत कड़ी सजा दे सकते हैं। तो हम आंसर जान लेते हैं इसका। ड्यूरिंग दोस टाइम्स द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और एक खासकर ये बात हो रही है स्मॉलर लोकेलिटीज की, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते और बहुत ज्यादा इतने संपन्न नहीं थे कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके, अपनी आवाज उठा सके, और ना ही इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के डर के तले जिया करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का खौफ था उनके ऊपर। दे वर अफ्रेड ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उन्हें डर लगता था इस बात से कि क्या इसके नतीजे हो सकते हैं अगर इफ दे विल बी कॉट हेल्पिंग द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, अगर उन्हें पकड़ा गया होम रूल के एडवोकेट्स की मदद करते वक्त। Hence, though they were supportive of people like गांधी, इसलिए वो गांधी जी जैसे लोगों के विचारों को सपोर्ट करते थे, they were afraid of showing it explicitly and only a few could actually dare। लेकिन वो उसको explicitly यानी कि खुल के सामने नहीं आ सकते थे और उनको उनका समर्थन नहीं कर सकते थे, भले ही भीतर से वो बहुत ज्यादा समर्थन करते थे गांधी जी का। And only a few could actually dare to come out openly, और उनमें से कुछ ही लोग थे जो साहस करते थे बाहर आने का और गांधी जी को खुला सपोर्ट करने का। इन द स्टोरी वी फाइंड पीपल लाइक, इस स्टोरी में हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जैसे कि प्रोफेसर मलकानी, एक एग्जाम्पल थे, एक उदाहरण थे हमारे सामने, जो कि एक आम इंसान थे, आम टीचर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे और उनको अपने घर में क्या देते हैं, पनाह देते हैं, शेल्टर देते हैं, इस बात को दरकिनार करते हुए कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करने से एकदम मना करा हुआ है, और इवन ये भी लॉ ऑर्डर पास करा हुआ है कि गांधी जी जल्द से जल्द चंपारण से या फिर बिहार से वापस चले जाएं। तो गांधी ऑन द लेटेस्ट विजिट टू मुजफ्फरपुर, जब वो मुजफ्फरपुर आते हैं तो किसके यहाँ पनाह लेते हैं? वो लेते हैं बच्चों प्रोफेसर मलकानी के घर में पनाह लेते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। तो सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी आज की क्लास का। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? ठीक है, कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, यानी कि स्वतंत्रता का जो ये संघर्ष था, इसमें एक आम इंसान ने, ऑर्डिनरी पीपल का मतलब हो जाएगा बच्चों एक आम इंसान ने कैसे भागीदारी निभाई। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इन द चैप्टर इंडिगो, इंडिगो चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, लुई फिशर की किताब से लिया गया है, राइट्स हाउ अ स्मॉल फार्मर, जिसमें वो बताते हैं कि एक छोटे से किसान जैसे कि राजकुमार शुक्ला ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट चंपारण, जिसे कि उस वक्त कोई जानता भी नहीं था। इवन गांधी जी ने भी आज तक उसका नाम, उस जगह का नाम नहीं सुना था। हेल्प्स ब्रिंग अबाउट अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज, वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। Likewise, many other peasants from the villages fought courageously, और इसी तरह राजकुमार शुक्ला की तरह दूसरे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो भी
पूरे करेज के साथ, पूरी साहस के साथ लड़ाई करते हैं, कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे, और अपने तौर पे क्या करते हैं, सहायता करते हैं इस मूवमेंट में। देयर क्यूमुलेटिव एफर्ट, उनका मिलजुल के जो एफर्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, इस बैटल को, जो चंपारण का युद्ध था, इसको जीत दिलाने में उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एंड टू फाइनली फ्री देमसेल्व्स ऑफ शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और इस तरह से वो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो व्यवस्था थी, इससे बाहर आ पाते हैं, छुटकारा पा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर्स, इंडिगो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज फिनिश हो जाते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।